गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी का मास्टर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परागकोश का परिवर्धन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं द्विलिंगी पुष्पों में ऐसे पुष्प जो द्विलिंगी होते हैं उनमें एक ही पुष्प में नर तथा मादा प्रजनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं। नर प्रजनन अंग एंड्रोशियम या पुमंग कहलाते हैं और मादा प्रजनन अंग गाइनोशियम या जायांग कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, जो एंड्रोशियम होता है उसकी एकक इकाई को हम स्टेमेन या पुंकेसर कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक पुंकेसर की संरचना प्रदर्शित की गई है। एक परिपक्व पुंकेसर की संरचना में दो भाग होते हैं। एक लंबा तंतु के समान भाग होता है जिसे पुतंतु या फिलामेंट कहा जाता है, जिसके ऊपर एक द्विपालित संरचना लगी हुई होती है जो परागकोश कहलाता है। प्रत्येक पाली के अंदर दो दो परागधानियां या माइक्रोस्पोरेंजियम उपस्थित होती है। इन्हीं परागकोश में हम देखते हैं अति सूक्ष्म पराग कणों का निर्माण होता है और ये पराग कण परागधानियों से बाहर निकलते हैं। परागण की क्रिया के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। यहां आज हमारा टॉपिक है किस प्रकार से परागकोश का परिवर्धन होता है, परागकोश किस प्रकार से बनती है या माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण किस प्रकार होता है और उनके अंदर माइक्रोस्पोर किस प्रकार से बनते हैं। यह एक परागकोश की निर्माण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता हुआ एक चित्र है। यहां पर हम देखते हैं जो स्टेमन होता है, पुंकेसर जिसे हम कहते हैं, उस पुंकेसर में सबसे बाहरी एपिडर्मिस कोशिकाओं के नीचे का जो भाग होता है वह हाइपोडर्मल सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल सेल में से कोई भी एक कोशिका हम देखते हैं निर्माणकारी कोशिका के रूप में कार्य करती है, जिसे आर्कीस्पोरियल सेल कहा जाता है। ये जो आर्कीस्पोरियल सेल होती है, परागकोश का परिवर्धन हम देखते हैं इन्हीं आर्कीस्पोरियल सेल से होता है। तो जो स्टेमन या पुंकेसर होता है उसके चारों कोनों पर इस प्रकार से हम देखते हैं एक एक सक्रिय कोशिका हाइपोडर्मिस के नीचे उपस्थित होती है और इसी कोशिका को आर्कीस्पोरियल सेल कहा जाता है। यह आर्कीस्पोरियल सेल हम देखते हैं डिवाइड होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह डिवाइड हो गई। बाहर की तरफ बनने वाली कोशिका प्राइमरी पेराइटल सेल कहलाती है। वहीं नीचे बनने वाली जो कोशिका है, इस नीचे बनने वाली कोशिका को हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होकर के इन दो प्रकार की कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। एक बाहरी कोशिका पेराइटल सेल या प्राइमरी पेराइटल सेल कहलाती है और भीतर स्थित कोशिका को प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। स्टूडेंट, यहां पर हमें यही पॉइंट ध्यान में रखना है कि आर्कीस्पोरियल सेल का फ्यूचर क्या हुआ। आर्कीस्पोरियल सेल एक प्रकार की निर्माणकारी प्राइमरी सेल थी जो एपिडर्मिस के नीचे स्थित थी और उसमें डिवीजन हुआ। डिवीजन हो करके, विभाजन हो करके उससे दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ। बाहर की कोशिका को हमने प्राइमरी पेराइटल सेल नाम दिया हुआ है और नीचे स्थित कोशिका को प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल हमने नाम दिया है। इन्हीं नामों को ध्यान में रखना है और अब हम आगे देखते हैं। जो प्राइमरी पेराइटल सेल होती है, यह प्राइमरी पेराइटल सेल हम देखते हैं वृद्धि करते हुए परागकोश के चारों तरफ एक आवरण या कोटिंग का निर्माण करती है।
इस आवरण में हम देखते हैं एपिडर्मिस के नीचे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे मिडिल लेयर और मिडिल लेयर के अंदर टेपेटम। ये 3 भित्तियां पाई जाती है। अर्थात चारों कॉर्नर पर हम देख रहे हैं स्टेमेन के चारों कॉर्नर पर यह प्रक्रिया शुरू हो गई। कौन सी प्रक्रिया? आर्की स्पोरियल सेल में डिवीजन हुआ, बाहर की ओर प्राइमरी पेराइटल सेल बन रही है, भीतर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बन रही है। अभी हम चर्चा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल की नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कशन केवल प्राइमरी पेराइटल सेल का कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है इसमें डिवीजन होता है और एपिडर्मिस के नीचे 3 और लेयर्स यहां पर उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार टोटल 4 लेयर वाला एक इन्वेलप या आवरण बन जाता है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम या परागकोश के चारों तरफ की दीवारों को बनाने का कार्य करता है। ये परागकोश की, परागधानी की चारों तरफ की दीवारें हो गई। अब यहां पर फिर से हम देखते हैं कि जो अंदर वाली हमारी सेल थी, जिसको हमने प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहा था, इसमें अनेक बार समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और यह माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। माइक्रोस्पोर चूंकि पराग कणों को कहा जाता है, अर्थात यह कोशिका परागकोण मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लगती है। जितनी भी सेल ये बनी हुई है यहां पर, बात ये होती है कि जब ये कोशिकाएं डेवलप हो रही होती है, माइक्रोस्पोर का फ्यूचर क्या है? माइक्रोस्पोर या परागकणों का निर्माण करना, और जो टेपेटम लेयर होती है यह इन्हें नरिशमेंट प्रदान करती है, अर्थात नरिशिंग लेयर के रूप में कार्य करती है। टेपेटम की कोशिकाएं वृद्धि करते हुए माइक्रोस्पोर या परागकणों को भोजन प्रदान करने का कार्य करती है। अब हम आगे देखते हैं कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में आगे मियोसिस होती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है और स्पोर टेट्राड का निर्माण होता है, अर्थात चतुष्क माइक्रोस्पोर या परागकण बनते हैं। जो परागकण बने हुए हैं वो टेट्राड के रूप में हैं, अर्थात 4 परागकण आपस में प्रारंभ में जुड़े हुए होते हैं। एक तरफ की 2 परागधानियों के बीच में एक वाल के समान संरचना पाई जाती है, जिसे स्टोमियम कहा जाता है। इस स्टोमियम का फंक्शन हमें ध्यान में रखना है। इस स्टोमियम से वाटर वेपर के रूप में, अर्थात जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जिसके कारण परागकोश की भित्तियां सूखती है और फटने लगती है, और जब वो फटती है तो अंदर भरे हुए पराग कणों का प्रकीर्णन हो जाता है, अर्थात प्रकीर्णन वायु में मुक्त हो जाते हैं। परागकोश की संरचना को अगर हम देखते हैं तो इसके दोनों पालियों के बीच में एक कंडक्टिंग स्ट्रैंड पाया जाता है। यह कंडक्टिंग स्ट्रैंड हम देखते हैं कि प्रोकेम्बियम स्ट्रैंड के रूप में होता है, अर्थात इससे पूरे परागकोश को सप्लाई भी दी हुई होती है और यह एक मैकेनिकल, हम देखते हैं कि स्ट्रैंड के रूप में भी कार्य करता है। परागकणों का निर्माण परागकोश के बीच में होता है और जैसा कि हमने देखा, सबसे बाहर की परत एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से ठीक लगी हुई अंदर की परत एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के नीचे 4 से 6 कोशिक मोटा आवरण होता है जो मध्य परत या मिडिल लेयर कहलाता है, जिसके नीचे कॉल्यूमुलर या स्तंभाकार कोशिकाएं टेपेटम के रूप में होती है, जो वृद्धि करते हुए माइक्रोस्पोर को, अर्थात पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिनमें हम जानते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, ताकि गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं से, जनरेटिव सेल की तुलना में हाफ हो जाए। सोमेटिक सेल की तुलना में
जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इसलिए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा वो माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो स्टमन होता है, जो एंड्रोशियम या पुमंग का एक भाग होता है, पुष्प के नर प्रजनन अंग के रूप में कार्य करता है। तो उस नर प्रजनन अंग पर परागकोश का निर्माण किस प्रकार होता है, डायग्रामेटिक अगर हम इसे ध्यान रखें तो काफी आसानी के साथ में हम इसके पॉइंट्स को समझ भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हर प्रकार की बोर्ड एग्जाम्स के लिए 12th के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः। डियर स्टूडेंट, यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी का मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा ताकि हर ताज़ा अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो बने रहिए इसी प्रकार सरल रूप से हर टफ क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।